हेलो फ्रेंड्स, यूनिक एग्जाम्स आईएएस पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज के हम इस करंट अफेयर्स सीरीज़ में कुछ नए टॉपिक्स को देखेंगे और उस पर बेस्ड कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो आइए आज के टॉपिक को देखते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है ये एक रिसर्च से रिलेटेड टॉपिक है, हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड से जुड़ा हुआ। तो रिसेंटली इंडियन रिसर्चर्स ने एक रेयर जेनेटिक जो डिजीज़ है इसके ट्रीटमेंट से जुड़ा, मतलब इनको एक तरीके से सफलता हासिल हुई है और इसका एक तरीके से आसान और अफोर्डेबल तरीका जो है रिसर्चर्स के द्वारा ढूंढा जा रहा है जिससे इसके कॉस्ट को, ट्रीटमेंट कॉस्ट को कम किया जा सके। तो इसमें वेरियस जो ऑर्गेनाइजेशंस थे इंडिया के वो पार्टिसिपेट कर रहे थे एज अ पार्टनर इस रिसर्च प्रोग्राम में, जिसमें कि आईआईटी जोधपुर से रिसर्चर्स इन्वॉल्व थे, एम्स जोधपुर एंड डार्ट बेंगलुरु, ये इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। और करंट सिचुएशन की अगर बात करें तो इस पर्टिकुलर डिजीज़ का, जिसको बोलते हैं ड्यूशेम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मसल से रिलेटेड, ये मसल डीजेनरेशन से रिलेटेड ये बीमारी है जो कि एक काफ़ी रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसका ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें इसके तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और बहुत कम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस वजह से इसके जो ट्रीटमेंट्स के लिए जो भी चीज़ें चाहिए अक्सर उसको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है और इस वजह से कॉस्ट और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसी वजह से ये रिसर्च किया जा रहा है ताकि इसका एक मिनिमल सोल्यूशन लेके आया जा सके जो एक तरीके से अफोर्डेबल हो। ओके, तो इसका पूरा नाम हमने पहले ही देखा क्या है, ड्यूशेम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और इंडिया में बात करें तो ओवर 5 लाख केसेस देखने को मिलता है हमें। ठीक है, इसके बारे में पहले ही हम बात कर चुके हैं। ये काफ़ी क्या है, करंट जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो ये एक तरीके का क्या है, काफ़ी कॉमन है, मोस्ट कॉमन एंड फैटल टाइप है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बात करें, इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होते हैं। तो अगर इसकी बात करें, ये क्या है, काफ़ी फैटल है, खतरनाक बीमारी है और जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करता है बीमारी, मसल डीजेनरेट होना शुरू हो जाता है, मसल खराब होना शुरू हो जाता है। ओके, उससे कमज़ोरी देखने को भी मिलती है। और ये किस वजह से होता है, जो मेन एलिमेंट है या फैक्टर है वो डायस्ट्रोफिन नामक प्रोटीन में ऑल्टरेशन से, इसमें कुछ म्यूटेशन की वजह से ये बीमारी देखने को मिलती है। और ये एक तरीके से चूंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है तो ये पेरेंट से जो है ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है। ओके, और ये प्रीडोमिनेंटली जो है ज़्यादातर लड़कों में देखने को मिलता है, बट इन सम केसेस गर्ल्स में भी ये देखने को मिलता है, यहाँ पे बीमारी देखने को मिलती है। और पेशेंट्स की बात करें, जैसे खासकर से बच्चों की अगर बात करें तो जो उनकी बोन डेंसिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है इस बीमारी के कारण। और बोन डेंसिटी कम होने के कारण जो बोन फ्रैक्चर के क्या होते हैं, रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। कई सारे उनको फ्रैक्चर्स कराने पड़ जाते हैं इन फ्यूचर, क्योंकि काफ़ी नाजुक हो जाता है, क्योंकि जो बोन डेंसिटी है वो कम हो चुकी है इस वजह से। ओके, तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, नॉर्मल जो मसल्स हैं, हमारे बाइसेप्स के मसल्स हैं, और ये क्या, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बाद। तो एक तरीके से यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा जो मसल है क्या हो गया है, काफ़ी कमज़ोर या वीक हो गया है, इसकी जो विड्थ है वो काफ़ी, इसमें काफ़ी कमी आ गई है। फाइन। और इसके सिम्टम्स की अगर बात करें तो बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। हमारा जो लेग का जो काफ मसल होता है, जो एक तरीके से रनिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो कमज़ोर हो जाता है। ये हमारा क्या है, काफ मसल है। साथ ही साथ फटीग, थकावट बहुत जल्दी हो जाती है, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती है और एक तरीके से बहुत ज़्यादा गिरते हैं, फ्रीक्वेंट फॉल्स देखने को मिलता है कमज़ोरी के कारण। बच्चों में डेवलपमेंटल डिले भी होते हैं, ग्रोथ जो है उसमें भी कहीं ना कहीं ये रुकावट पैदा करती है। साथ ही साथ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स या अदर वेरियस रिलेटेड सिम्टम्स इस बीमारी के कारण, इस मसल डिस्ट्रॉफी के कारण हमें देखने को मिलता है जो भी पेशेंट्स हैं।
ओके, तो लेटेस्ट रिसर्च जो किया जा रहा है वो यही, चूंकि ये जीन म्यूटेशंस के कारण होता है, जिस प्रोटीन की बात की हमने, चूंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, म्यूटेशन के कारण क्या होता है, जो वेरियस पेशेंट्स होते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स में अलग तरीके से म्यूटेशन होता है, देखने को मिलता है, वो वेरी कर सकता है, और इसी वजह से क्या है, एक यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट बनाना क्या है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये एक तरीके से क्या है, बड़ा चैलेंज है, बिकॉज डिफरेंट पेशेंट मे हैव वेरिएशंस फ्रॉम दी अदर। तो इस वजह से जो यूनिवर्सल ट्रीटमेंट है या यूनिफॉर्मिटी है ट्रीटमेंट में, उसमें कहीं ना कहीं चैलेंज पैदा करता है। तो इसी चैलेंज को ओवरकम करने के लिए जो रिसर्चर्स हैं काम कर रहे हैं, और उनको कुछ हद तक क्या हुआ, सफलता या सक्सेसफुल हो पाए हैं, ताकि वो कस्टमाइज्ड और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन जो है पेशेंट्स को दे पाए, जिससे इस बीमारी से छुटकारा मिल पाए। ओके, तो आइए सवाल देखते हैं। विद रेफरेंस टू ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, दैट इज, इसको शॉर्ट फॉर्म में डीएमडी बोलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है ये रेयर एंड क्यूरेबल जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगर इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये क्या है, क्यूरेबल नहीं है, अभी तक इसकी बात करें तो ये क्या है, इनक्यूरेबल जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसी वजह से क्या है, रिसर्च किए जा रहे हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में। दूसरा, इट इज द मोस्ट कॉमन एंड फैटल टाइप ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दैट अकर्स ड्यू टू ऑल्टरेशन ऑफ अ प्रोटीन। ये फैटल है और ये किसके कारण होता है, प्रोटीन में ऑल्टरेशन के कारण, उसमें चेंज या बदलाव होने के कारण, और उस प्रोटीन का नाम है डायस्ट्रोफिन। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पे पूछा हमारा कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट ऊपर दिए गए, यहाँ हमारा आंसर क्या है, बी, दैट इज ओनली 2 इज द आंसर। फाइन। तो दूसरा टॉपिक हमारा रिलेटेड है इंडिया यूके साइंड एंड एक्सचेंज लेटर्स इन फैक्ट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर स्कीम। उस स्कीम का क्या नाम है, यंग प्रोफेशनल स्कीम, और इसके लिए जो एमओयू साइन किया गया था वो 2021 में साइन किया गया था, और इसका अनाउंसमेंट जो है 2022 का जो G20 समिट हुआ था इंडोनेशिया बाली में, वहां पे इसको अनाउंस किया गया था। और अब फाइनली जाके पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो वेरियस डिग्नेटरीज हैं इंडिया और यूके के, उन्होंने क्या किया, लेटर्स एक्सचेंज किया, ताकि ये इसको प्रैक्टिकल रूप में इम्प्लीमेंट किया जा सके इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, दैट इज कॉल्ड यंग प्रोफेशनल्स स्कीम। तो ये किसके किसके बीच है, ये बायलेटरल स्कीम है इंडिया और यूके यूनाइटेड किंगडम के बीच में। ओके, तो ये प्रवासी भारतीय दिवस पे लेटर्स एक्सचेंज हुए थे। ये 9 जनवरी 2023 को मनाया जाता है, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। उसी को ध्यान में रख के ये पर्टिकुलर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो इस स्कीम के तहत 3000 जो डिग्री होल्डिंग सिटीजन्स है, इंडिया के हो गए या यूके के, वो एक दूसरे कंट्री में जाके वहां पे 2 साल के लिए क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। और इनमें एक कंडीशन भी है कि जो इनकी एज होगी 18 और 30 years के बीच में इन इंडिविजुअल्स की एज होगी, वो एक दूसरे कंट्री में जा सकते हैं। ठीक बात। तो अब एक तरीके से ये जो पूरा एमओयू था जो साइन हुआ है, वो किसका पार्ट था, इंडिया यूके माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एमओयू। इसके तहत ये स्कीम साइन किया गया था, विच इज कॉल्ड यंग प्रोफेशनल्स स्कीम। ओके, और एक तरीके से इससे कहीं ना कहीं दोनों इंडिया और यूके दोनों की इकोनॉमीज को फायदा मिलेगी। फाइन। और अगर हम यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, तो वहां पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनका 1/4 जो है इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनमें, विच इज अ ह्यूज नंबर। तो इस तरीके से दोनों कंट्रीज के बीच जो रिलेशन है या कनेक्शन है, कहीं ना कहीं उसको रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो या फिर अदर रिलेशनशिप को दिखाता है। और इंडिया भी यूके में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स करता है, खासकर से एयरटेल की अगर बात करें या भारती मित्तल की बात करें या टाटा की बात करें, ये कंपनीज जो हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो इनके इन्वेस्टमेंट के कारण वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, खासकर से जो ब्रिटिश सिटीजन्स हैं। फाइन।
तो आइए सवाल देखते हैं। यंग प्रोफेशनल स्कीम रिसेंटली इन द न्यूज इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन बिटवीन, कौन से कंट्री के बीच ये मेमोरेंडम साइन किया गया है। फाइन, तो हमने इसको पहले ही देखा कि हमारा जो आंसर है सी, इंडिया एंड यूके, यूनाइटेड किंगडम के बीच ये साइन हुआ था। तो हमारा जो अगला टॉपिक है आज का, ये बर्ड सेंचुरीज या नेशनल पार्क से रिलेटेड जुड़ा ये टॉपिक है, जो कि एनवायरनमेंट की अगर बात करें यूपीएससी प्रीलिम्स में ये एक इम्पॉर्टेंट क्या है टॉपिक है उनका। फाइन, तो रिसेंटली बर्ड स्पीशीज काउंट किए गए थे, कहाँ पे, दीपोर बील, जो कि कहाँ है, आसाम में है। फाइन, आसाम में है, एक रामसर साइट भी है, बल्कि इनफैक्ट अगर बात करें तो ये रामसर साइट जो है आसाम का इकलौता रामसर साइट है। इट इज द ओनली रामसर साइट इन असम, इन द स्टेट ऑफ असम। तो वहाँ के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ने ये देखा कि वहाँ जो वाटर फाउल्स हैं, जो डक स्पीशीज होते हैं, उन कई सारी प्रजातियाँ पहले जो काउंटिंग हुई थी उससे कहीं ज़्यादा प्रजातियाँ देखने को मिली। इनफैक्ट मोर देन 30 मोर स्पीशीज ऑफ वाटर फाउल्स पाए गए पहले के कंपैरिजन में। ओके, तो आइए इसके बारे में और जानकारी ले, दीपोर बील के बारे में। वैसे तो ओवरऑल जानकारी हमने ले लिया है। ये गुवाहाटी सिटी के साउथ वेस्ट में पड़ता है असम में। ये एक परमानेंट क्या है, फ्रेश वाटर लेक है, और ये एक तरीके से क्या है, स्टैटिक वाटर बॉडी है। मतलब ये फ्लो नहीं करता, रिवर की तरह फ्लो नहीं करता। फाइन, और इसके बारे में हमने पहले ही बात किया कि असम का इकलौता रामसर कन्वेंशन साइट है ये। और वहीं दूसरे अगर एक और बर्ड सेंचुरी जो कि न्यूज में रहा, उसका नाम है नलबाना बर्ड सेंचुरी। ये कहाँ पे है, ये उड़ीसा के स्टेट में पड़ता है, और ये एक तरीके से बात करें तो जो चिल्का लेक है उड़ीसा में, उसके कोर रीजन में लाई करता है ये। फाइन, ये हमारा क्या है, अगर हम देखें तो ये उड़ीसा का मैप है, यहाँ पे हमारा ये जो है क्या है, चिल्का लेक है, तो इसी के बीच में ये लाई करता है। ये एक तरीके से आइलैंड है वहाँ पे जो कोर एरिया में, इसको इसी वजह से इसको नलबाना आइलैंड भी बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे जो माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज हैं वो विजिट करते हैं, खासकर से विंटर सीजन के टाइम में बात करें, जो कि एक तरीके से अपना घर जो है छोड़ देते हैं। कहाँ कहाँ से आते हैं अगर इसकी बात करें तो साइबेरिया हो गया, या अदर जो काफ़ी ठंडे या एक्सट्रीम वेदर कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है, उसी वजह से ये बर्ड माइग्रेट करके अदर रीजन्स में जाते हैं, जिसका कि नलबाना बर्ड सेंचुरी भी एक इम्पॉर्टेंट साइट है जहाँ पे ये देखने को मिलता है। तो इसको क्या किया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है गवर्नमेंट द्वारा। और ये इस आइलैंड की एक खास बात क्या है कि मॉनसून सीजन में ये डिसअपीयर हो जाता है ये आइलैंड, और बिकॉज ऑफ बहुत सा मतलब वाटर के कारण या रेनफॉल के कारण लेवल बढ़ता है, तो ये आइलैंड पानी के नीचे चला जाता है। और वहीं जैसे मानसून के बाद वापस से ये री इमर्ज करता है, तो ये इसकी एक खास बात है। फाइन, और अगर हम चिल्का लेक के बैंक की बात करें तो वहाँ पे नलबाना और मंगल जोड़ी, ये क्या है, दो मेजर प्लेसेस है जहाँ पे बर्ड्स माइग्रेट करते हैं या आते हैं इस पर्टिकुलर साइट, इन पर्टिकुलर साइट्स पे। फाइन, इसके बारे में हम पहले ही बात, अगर एग्जांपल करें कौन कौन से बर्ड की, तो बार हेडेड गीज हो गए हमारे, ग्रेटर क्या हो गए, फ्लैमिंगोज हो गए, हेरॉन्स हो गए, ये सारे आते हैं। खासकर से जो रेयर बहुत कम देखने को मिलता है ग्रेट नॉट, वो भी इस साइट पे आता है। और वहीं हम चिल्का लेक की अगर बात करें तो ये भी क्या है, हमारा रामसर साइट है, और इसको वर्ल्ड एक तरीके से एशिया का लार्जेस्ट क्या है, सॉल्ट वाटर लेक है, या ब्रैकिश वाटर लेक जिसको हम बोलते हैं। फाइन, और वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करें तो ये सेकंड नंबर पे आता है आफ्टर न्यू कैलिडोनियन, जो बैरियर रीफ है न्यू कैलिडोनिया में, वो पहले नंबर पे है। फाइन, और न्यू कैलिडोनिया की बात करें तो ये फ्रांस की एक टेरिटरी है जो कि पैसिफिक रीजन में पड़ता है। फाइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, न्यू कैलिडोनिया फ्रांस की टेरिटरी है। और इसके अगर ये देखें तो यहाँ वनातू आइलैंड है इसके नॉर्थ ईस्ट में। फाइन, और ये अगर ग्लोब में देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ
ईस्ट में पड़ता है ये। तो ये हमारा मैप हो गया। और वहीं तीसरा जो नेशनल पार्क न्यूज़ में था वो था कूनो नेशनल पार्क। इसके बारे में आप सभी जानते होंगे कि जहाँ पे अफ्रीकन चीता ले आए गए थे यहाँ पे। और रिसेंटली न्यूज़ में बात चल रही है कि अभी और भी चीता यहाँ पे इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क में लाए जाएंगे उनको कंजर्व करने के लिए, ताकि इंडिया में भी इनकी पॉपुलेशन बढ़ाई जा सके, ये जो पर्टिकुलर अफ्रीकन ब्रीड है उसकी। तो ये विंध्यन हिल्स में पड़ता है सेंट्रल इंडिया के, और मध्य प्रदेश में ये आता है। ये पार्क 2018 में, उससे पहले अगर बात करें तो 1981 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, और रिसेंटली 2018 में इसको नेशनल पार्क भी का स्टेटस दे दिया गया। ओके, और इसका नाम जो पड़ा है कूनो नेशनल पार्क, ये कूनो रिवर के नाम पे, वहां से इसका नाम ये लिया गया है। ओके, तो कूनो नेशनल पार्क की बात करें तो वहां पे बहुत सारे एंशिएंट फोर्ट भी देखने को मिलता है, बहुत सारे अदर स्ट्रक्चर्स, उसके अलावा फॉरेस्ट जो है वहां पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन या ग्रीनरी देखने को मिलती है, और वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रीज देखने को मिलते हैं, जैसे करधाई हो गया, खैर हो गया और सलाई ट्रीज। ये सारे वहां पे वैरायटीज, ट्री के वैरायटीज या प्लांट वैरायटीज देखने को मिलते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच डाइवर्सिटी और हाई डेंसिटी ऑफ विंग्ड क्रिएचर्स भी आते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे बर्ड्स क्या करते हैं, रहते हैं या आते हैं। फाइन, उसके बर्ड्स के साथ साथ रोमिंग अंगुलेट्स हो गए। अंगुलेट्स क्या होते हैं, वैसे एनिमल्स जिनके जो एक तरीके से अपने हूव्स पे मूवमेंट अपना करते हैं, या खुर बोलते हैं, या हिंदी में उसको खुरदार बोल सकते हैं। वो उसके बल पे क्या करते हैं, जंप करके एक तरीके से पूरा जो बॉडी का भार है वो उनके खुर पे होता है, उनको हम अंगुलेट्स बोलते हैं। साथ ही साथ अदर कार्निवोर्स हो गए, मांसाहारी जो जानवर हैं वो देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ओके, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन एक तरीके से मैच द पेयर में के फॉर्म में आ सकता है, देखने को ज्यादातर इसी फॉर्म में देखने को मिलता है हमें। तो आइए देखते हैं इसको। फॉर्मेट तो हमें पता ही है। तो ये क्या है, पार्क सेंचुरीज एक साइड दे रखा है और एक साइड स्टेट। तो यहाँ पे है दीपोर बिल असम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है हमारा। दूसरा है नलबाना बर्ड सेंचुरी राजस्थान, ये राजस्थान में नहीं है, कहाँ है, उड़ीसा में है। फाइन। तीसरा है कूनो नेशनल पार्क, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में, सभी जानते हैं इसको। ओके, तो कह रहा कितने पेयर्स गिवन, कितने पेयर्स क्या है, करेक्ट है या करेक्टली मैच्ड है। चूंकि हमारे यहाँ पे 2 है तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। ओके, तो आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा रिलेटेड है वो लाइव स्टॉक से रिलेटेड है, पॉपुलेशन से रिलेटेड है या ब्रीड से रिलेटेड है। रिसेंटली इंडिया में अभी कम से कम क्या हुआ, 10 न्यू ब्रीड्स के स्पीशीज क्या किए गए, रजिस्टर किए गए। फाइन, तो ये जो 10 नए ब्रीड्स रजिस्टर किए गए, इसमें बफेलो भी मौजूद था, कैटल भी था, साथ साथ इसमें गोट भी थे, और पिग ब्रीड्स या स्पीशीज रजिस्टर किए गए बाई आईकार, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया। और इनमें से आप जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं उसमें पुरनथाड़ी बफेलो था, और ये क्या थे, कैटल या ये काऊ हो गए। फाइन, ये गोट के वैरायटीज मिले, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ये इनके क्या हैं, इमेजेस दिए गए हैं। फाइन, तो ये जो अब इन 10 को जोड़ के अगर बात करें, अब जो टोटल इंडिजिनस ब्रीड्स हैं इंडिया में लाइव स्टॉक की, वो क्या है, 212 हो गए हैं। फाइन, और रजिस्ट्रेशन किसके द्वारा होता है उसकी अगर बात करें तो आईकार, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी है, उसके एक इंस्टीट्यूट है, उसी के अंडर में जो काम करता है, जिसका नाम है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, इसके द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया। फाइन, जिसमें कि प्रोसेस की अगर बात करें तो उसमें क्या किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन या सर्वे किया जाता है, जहां पे ये पर्टिकुलर जो इंडिजिनस ब्रीड्स है, जहां के लिए वो फेमस है, जिस जगह के लिए या नेटिव प्लेस के लिए, वहां पे जाके सर्वे किया जाता है, और उसके बाद इनको डिक्लेयर किया जाता है या इनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ओके,
तो ये सारे ब्रीड थे या वैरायटीज थे जो अभी 10 नए ब्रीड्स जो कि रजिस्टर किए गए हैं। फाइन। तो एक तरीके से जो पुरन थाड़ी था वो बफेलो का ब्रीड था, बफेलो, और ये महाराष्ट्र में से बिलोंग करता है, जो नेटिव ब्रीड है, वहां की इंडिजिनस ब्रीड है। साथ ही साथ कैथानी, संचोरी और मसीलम, ये क्या है, कैटल है, कैटल की प्रजाति है। फाइन। तो कैथानी जो है महाराष्ट्र में से बिलोंग करती है, संचोरी राजस्थान से, और मसीलम कहां से, मेघालय से बिलोंग करती है। ओके। अब वहीं हम अगर बात करें सोजात, करौली और गुजारी, ये क्या है, एक तरीके से ये गोट की वैरायटीज हैं। क्या है, गोट की प्रजाति हैं। फाइन। और ये तीनों जो गोट की वैरायटीज देखी गई ये राजस्थान से ही बिलोंग करती हैं, तीनों के तीनों। और वहीं नीचे आप देख रहे हैं बांदा, मणिपुरी ब्लैक और वाक चांबिल, ये क्या है, ये पिग वैरायटीज हैं या स्पीशीज हैं अगर बात करें हम। और बांदा जो है झारखंड से बिलोंग करता है, मणिपुरी ब्लैक मणिपुर से, नाम से ही पता लगता है, वहीं वाक चांबिल मेघालय से बिलोंग करता है। ओके। तो इसमें हमें जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खासकर जो फेवरेट क्वेश्चन यूपीएससी का बन सकता है यहाँ पे, मैच द फॉलोइंग या कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स के फॉर्म में क्वेश्चन या सवाल बन सकता है, जिसमें आपको एक साइड वैरायटीज दे देगा, ब्रीड्स दे देगा, और वहीं दूसरी साइड क्या दे देगा, स्टेट दे देगा, और पूछेगा आपसे कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, और कह देगा कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द गिवन आर करेक्टली मैच्ड। इस तरीके से कुछ सवाल पूछा जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहां से। फाइन। तो मसीलम एक तरीके से इसके बारे में हम पहले ही देख चुके कि ये मेघालय से बिलोंग करती, ये स्मॉल साइज्ड कैटल है और स्टर्डी कैटल है, मतलब काफी हेल्दी क्या है, कैटल की प्रजाति है ये, जो कि हिल सिस्टम में अपने आप को अच्छे से अडॉप्ट कर सकती है। और एक तरीके से कौन रियर करता है, जो खासी और जैंतिया जो कम्युनिटीज़ हैं मेघालय में, वहाँ पे इनको रियर किया जाता है वहाँ के फार्मर्स के द्वारा, मेनली फॉर स्पोर्ट्स हो गया, मैन्योर या अदर सोशियो कल्चरल फेस्टिवल्स के रूप में इसका रियरिंग किया जाता है। ओके। तो इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस जो कि क्या करता है, जो एनिमल के जीन्स हैं उसके लिए काम करता है, फॉर वेरियस एडवाइजरी जारी करता है, पॉलिसी रिलेटेड जो इश्यूज हैं उन पे काम करता है, और ब्रीड्स का रजिस्ट्रेशन भी करता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, करनाल हरियाणा में इस पर्टिकुलर एजेंसी का हेडक्वार्टर है। तो जैसा कि हमने बताया ये नोडल एजेंसी है किसके लिए, ब्रीड्स के रजिस्ट्रेशन के लिए। और इसी के तहत जो कमिटी है उसका क्या नाम है, ब्रीड रजिस्ट्रेशन कमिटी ऑफ आईकार, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है। आइए सवाल देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है कि सोजात, करौली आर न्यू ब्रीड्स ऑफ काऊ रजिस्टर्ड बाय नेशनल ब्यूरो ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। सोजात और करौली क्या है, न्यू प्रजाति है किसके, काऊ के, ऐसा बोला जा रहा है, जबकि क्या है ये इनकरेक्ट है, ये क्या है, गोट की प्रजाति है। दूसरा है मसीलम इज अ स्मॉल साइज्ड एंड स्टर्डी कैटल ऑफ मेघालय, बिल्कुल सही बात है, हम सब ने देखा। तीसरा है NBARG नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, वन ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है एक। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ से हमारा आंसर 2 और 3 निकल के आता है, दैट इज बी, चूंकि यहाँ पे करेक्ट पूछा है। फाइन। तो आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा जुड़ा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से जुड़ा है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। और ये काला अजहर जो एक डिजीज़ है, काफ़ी प्रोमिनेंट डिजीज़ है, अगर ग्लोबल लेवल पे भी बात करें या इंडिया के लेवल पे भी बात करें, जिसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी मतलब मेहनत कर रही है इसको एलिमिनेट करने के लिए। और जो हमारा टारगेट है, भारत सरकार का जो टारगेट है, इसको 2023 तक बाई 2023 इसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ये टारगेट रखा गया है। उसी के लिए रिसेंटली यूनियन जो मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया, उनके द्वारा हाई लेवल चेयर जो मीटिंग
रखी गई जहाँ पे वेरियस स्टेट्स गवर्नमेंट्स भी मौजूद थे, ताकि एक तरीके से जो प्रोसेस है जो इस डिजीज़ के एलिमिनेशन के लिए उसको रिव्यू किया जा सके और आगे का कार्यक्रम देखा जा सके। तो फाइन, तो वहीं अगर एक रिपोर्ट की अगर बात करें, काला अजहर के जो केसेस हैं उनके ट्रेंड की बात करें, तो 2007 से अगर बात करें 2022 तक, तो जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो 98% तक कमी देखने को मिली है, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट नंबर है, जो एक तरीके से पॉजिटिव इंडिकेशन देता है। फाइन, तो एक तरीके से ये ग्राफ हम देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ केसेस है, जो ट्रेंड है वो नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन देता है कि 2023 तक जो सरकार का टारगेट है उसको अचीव किया जा सकता है। ओके, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। काला अजहर की अगर बात करें, इसको ब्लैक फीवर भी बोलते हैं, और इन जो एंडेमिक स्टेट्स हैं इंडिया में उनकी बात करें तो बिहार आ जाता है उसमें, उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल जो है इस बीमारी के लिए खासकर से जाना जाता है। ओके, और इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो चागास डिजीज जो एक और डिजीज होता है, साथ ही साथ स्लीपिंग सिकनेस, इसके बारे में हम अपने पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। फाइन, काला अजहर जो है मोस्ट डेंजरस क्या है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, मतलब ये सारे भी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में आते हैं, और काला अजहर भी उन्हीं कैटेगरी में से क्या है, एक है। इसके अंदर डेंगू भी आ जाता है, और बहुत सारे अदर जो बीमारी हैं वो भी इस कैटेगरी में आते हैं, मतलब ये ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिलते हैं। और नेग्लेक्टेड क्यों है कि एक तरीके से ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये चीज़ देखने को मिलती है, जहाँ पे और ख़ासकर से जो पुअर कंट्रीज़ है या पुअर जो पीपल है उनमें इनकी जो नंबर्स है ज़्यादा देखने को मिलती है, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट। तो एक तरीके से वो नेग्लेक्ट करते हैं इस बीमारी को, और बाद में ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस और फैटल हो जाती है, जो सरकार के लिए एक चैलेंज साबित होता है। फाइन, तो अगर 90% एनुअल केसेस की बात करें तो 90% केसेस सिर्फ 4 देशों से या 5 देशों से देखने को मिलता है। इंडिया जिसमें भी एक कंट्री है, उसके अलावा बांग्लादेश हो गया, नेपाल, सूडान और ब्राज़ील भी इन सब में आते हैं। इनको मिला दे तो 90% केसेस तो इन्हीं के ही हैं, तो इस वजह से इन पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फाइन, तो काला अजहर की अगर बात करें किसकी वजह से होता है, तो एक तरीके से ये क्या है, पैरासाइट की वजह से होता है, दैट इज प्रोटोजोआ के कारण, ठीक है, जो कि एक तरीके से होस्ट, किसको अपना ये होस्ट बनाता है, ये पैरासाइट सैंड फ्लाइज जो होते हैं, जिनको फीमेल फ्लेबोटोमाइन सैंड फ्लाइज हैं, ये वेक्टर का काम करती हैं या एक तरीके से इस बीमारी को ट्रांसमिट करती हैं आगे, जिससे कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है। फाइन, तो इस पैरासाइट का क्या नाम है, लीशमैनिया पैरासाइट। ओके, तो जब ये इन्फेक्टेड जो सैंड फ्लाइज है वो एनिमल्स पे या ह्यूमंस पे फीड करती हैं ब्लड, खून चूसने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो जो पर्सन है या इंडिविजुअल है या एनिमल है वो इस बीमारी के चपेट में आ जाता है, इन्फेक्शन उसमें भी फैल जाता है, सिंस इट इज़ अ कंटेजियस डिजीज। तो एक तरीके से इस तरीके से क्या है, लीशमैनिया फैलता है। और अगर इनिशियल डेज में अगर बात करें, ये डिजीज़ एक तरीके से धीरे धीरे फैलता है, बाद में सीवियर केस में बदल जाता है। तो सीवियर केस में जब बदल जाता है तो इसको हम विसरल लीशमैनियासिस बोलते हैं, या काला अजहर के नाम से सुनने को हमें मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फैटल बीमारी होती है। ठीक है, और इसके अगर सिम्टम्स की बात करें तो जहाँ पे बाइट करते हैं ये फ्लाइज जो हैं, ये सैंड फ्लाइज हैं, वहाँ पे सोर्स या अल्सर्स देखने को हमें मिलते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में या इस इमेज में देख सकते हैं। फाइन, और ये धीरे धीरे ये क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को भी कमज़ोर करने लगता है। उसके साथ साथ फीवर, प्रोलॉन्ग्ड फीवर और वीकनेस, ये इसका जनरलाइज्ड सिम्टम्स है, जिससे हमें एक तरीके से कंफर्मेशन मिलता है काला अजहर का। फाइन, तो अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं ट्रीटमेंट के, चाहे वो ड्रग्स हो या फिर इंजेक्शंस हो, उनके द्वारा इसको ट्रीट किया जा सकता है। बस ज़रूरत ये है कि अवेयरनेस
फैलाने की सरकार द्वारा एक तरीके से, उससे हम इस बीमारी को 2023 तक इंडिया में बात करें तो उसको एलिमिनेट या ख़त्म कर सकते हैं। फाइन। तो कुछ और सिम्टम्स की बात करें तो एनलार्जमेंट ऑफ जो स्प्लीन होता है लिवर के पास, तो वहाँ पे उसका एनलार्जमेंट हो जाता है, एरिया काफ़ी बढ़ जाता है। उसके साथ साथ नाइट स्वेट्स, एनलार्जमेंट ऑफ लिवर, नाइट स्वेट्स, सीवियर टेम्परेचर, इर्रेगुलर बाउट्स, जिसमें कि फीवर देखने को मिलता है, काफ़ी हफ्तों तक ये रह सकता है, ब्लैकनिंग ऑफ स्किन। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारी बीमारियां, खांसी वगैरह हो सकती हैं इनके सिम्टम्स के फॉर्म में। प्रिवेंशन और कंट्रोल की अगर बात करें, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टूल्स जो है अपनाई जा सकती है, तो सबसे उसमें पहला क्या, अर्ली डायग्नोसिस किया जाए, पता लगते ही, मतलब प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, सिंस प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ओके, तो और इसके जो वेक्टर्स हैं उनको कंट्रोल किया जाए। यहाँ पे वेक्टर की क्या बात की जा रही है, सैंड फ्लाइज, इनके पॉपुलेशन में कमी लाई जाए। उसके अलावा जो इफेक्टिव जो डिजीज सर्वेलांस है वो हमारा काफ़ी मजबूत होना चाहिए। फाइन। और अंत में सोशल मोबिलाइजेशन या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, या उसके साथ साथ अगर हम स्टेक होल्डर्स की बात करें, सभी स्टेक होल्डर्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, या फिर पब्लिक या प्राइवेट पार्टिसिपेशन, या कम्युनिटी लेवल लोकल पार्टिसिपेशन भी कहीं ना कहीं ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इस बीमारी को ख़त्म करने में। तभी हमारा जो टारगेट है 2023 का, इसको एलिमिनेट करने का, उसको हम पूरा कर पाएंगे। ओके, आइए सवाल देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग काला अजहर। पहला हमारा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, इसको की बोलते हैं। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, इसके बारे में हमने अभी देखा। दूसरा है कि इंडिया इज कमिटेड टू एलिमिनेटिंग काला अजहर फ्रॉम द कंट्री बाय 2023, 2023 तक। ये कई बार इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ये भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और वहीं तीसरा क्या, इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज, ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि ये क्या है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, इट इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, लीशमैनियासिस जिसका पैरासाइट, इसके बारे में हमने देखा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या, चूंकि करेक्ट ऑप्शन पूछा है तो 1 और 2 हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फाइन। तो ये क्वेश्चन था। अगर इसकी बात करें, अगर हम प्रोटोजोआ से जो बीमारियां होती हैं अगर उनमें देखें अगर, तो मलेरिया के बाद ये सेकंड डिजीज ऐसा प्रोटोजोआ के कारण जो डिजीज है जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस ऑफ डेथ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं आफ्टर मलेरिया। फाइन। तो ये आज का क्वेश्चंस थे, ये आज के टॉपिक्स थे। तो आज का सवाल यही ख़त्म होता है। कल फिर हम कुछ नए टॉपिक्स के साथ आएंगे और नए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और अगर आपको यूनी एग्ज़ाम्स IAS से जुड़ना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और आपको अगर आप UPSC प्रीलिम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं, आप उसके लिए अगर सीरियस हैं, तो आप जो डेडिकेटेड UPSC प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है जो अभी रनिंग है, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नंबर्स जो दिए गए स्क्रीन पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना डिसीजन ले सकते हैं। फाइन। और ये जो कोर्स है एक तरीके से सेलेक्टेड लोगों के द्वारा आपको क्लासेस दिए जाएंगे, जो करंट पैटर्न है UPSC का उसके हिसाब से आपको तैयार किया जाएगा, ताकि प्रीलिम्स जो है आपके लिए एक हर्डल या बर्डन ना रहे। फाइन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।